धर्म के सवाल ने विहान को चौंका। वो धर्म को लेकर कंफ्यूज था। उसने मन ही मन सोचा, क्या है ये धर्म? कभी गुरु की तरह राह दिखाता है, कभी पुलिस वालों की तरह शक करता है। धर्म विहान के नजदीक आया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, शक नहीं कर रहा हूं, बस बता रहा हूं। जब तुम मुझसे संपर्क में आए होगे, अपने होशो हवास में होगे, और जब उसे पता चला होगा कि वो किताब के पन्ने तुम 3 दोस्तों के पास है, तो उसने अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल किया। और उस जादुई ताकत का इरादा था ये पन्ने हमेशा के लिए गायब हो जाएं। धर्म एक पल रुका और फिर उसने आगे कहा, और इसलिए ही तुम्हारे दोस्त विकास और नैना भी मारे गए। उन पलों की धुंधली यादों को याद करते हुए विहान ने भारी आवाज में कहा, मैं भी मर चुका होता। धर्म ने हामी भरते हुए जवाब दिया, हाँ तुम भी, लेकिन तुम बच गए क्योंकि तुम्हें बचना था। विहान ने कुछ सोचते हुए अगला सवाल किया, लेकिन जनार्दन ही क्यों? धर्म ने भी थोड़ा टाइम लेकर उस सवाल का जवाब दिया। हो सकता है कि वो उस अग्निवंश खानदान का आखिरी वंशज हो और उसे भी कालवेद के पन्ने और कालवेद की किताब चाहिए हो। विहान की आंखें चमक उठी। अग्निवंश खानदान का वंशज? धर्म ने विहान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ, और इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम शहर में घूमो और पता करते रहो। विहान ने हाँ में सिर हिलाया। धर्म ने आगे बढ़ते हुए कहा, और कल हम जनार्दन की तस्वीर अखबारों में छपवा रहे हैं कि पूरा शहर उसकी तलाश में लग जाए। विहान को ये योजना ज्यादा पक्की लगी, बजाय इसके कि वो ऐसे ही इधर उधर भटके। उसे उम्मीद थी कि हजारों लोगों की आंखें उसकी दूरदर्शी शक्ति से ज्यादा असरदार होगी। विहान ने दाएं बाएं देखा और धीरे से धर्म के कानों में कहा, मैं एक खास चीज मंगवाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे हमें यह पता चल सके कि जनार्दन का अग्निवंश से कोई लेना देना है या नहीं। विहान चौंका, ऐसी कोई चीज है? धर्म ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें हर चीज की जल्दी होती है ना, इंतजार करो, आने दो उसे, फिर दिखा दूंगा। अभी तुम भी अपने काम पर निकलो। धर्म ने एक तरफ हटते हुए रास्ता दिया और विहान बाहर निकल गया। जागते रहो सिक्योरिटी कंपनी से लेकर भविष्यवाणी मंडली तक कहीं भी विहान को कुछ महसूस नहीं हुआ। जैसे ही वो अंदर आया, अंजलि उस पर सवालों के साथ टूट पड़ी। आपको कैसे पता चला कि गिरीश बीमार है? आप डॉक्टर है या जादूगर? विहान को बिल्कुल भी इसकी उम्मीद नहीं थी। वो सच्चाई नहीं बता सकता था कि वो एक अनंतयामी है, और उसे गिरीश की अंतरात्मा देखकर उसकी बीमारी का पता चल गया था। विहान को एक नया झूठ बनाना पड़ा। मैं खास तरह की भविष्यवाणी करता हूं, जिससे लोगों का चेहरा देखकर कुछ बातें समझ सकता हूं। अंजलि ने बहुत उत्साहित होकर पूछा, मैंने तो कभी ये नहीं सुना, क्या आप मेरा चेहरा पढ़ सकते हो? लेकिन फिर वो थोड़ा झिझक गई। मेरा मतलब है, अगर मैं खुद इसका अनुभव करूंगी तो ग्राहकों को समझा पाऊंगी। विहान हंस पड़ा। उसने मन ही मन सोचा, यह कह तो सही रही है। विहान ने मन ही मन ओम का उच्चारण कर अपनी दिव्य झलक को एक्टिवेट कर लिया। विहान ने देखा कि अंजलि के अंतरात्मा में गहरा दुख था, लेकिन वो दर्द बहुत गहराई में छिपा हुआ था। विहान ने नरमी से कहा, मुझे लग रहा है कि तुम कुछ दबा रही हो, सच्चा दुख। अगर तुम मेरी बात मानो तो वो निकाल देना चाहिए। अंजलि हैरान रह गई, क्योंकि विहान सही कह रहा था। ये कैसे जाना आपने? लेकिन फिर उसने खुद को संभाल लिया और बात बदलते हुए कहा, शुक्रिया, आप चाय लेंगे? आप बैठिए, मैं लाकर देती हूं। विहान ने सिर हिलाया और अंजलि दूसरी तरफ निकल गई। अंजलि अभी तक विहान की भविष्यवाणी के बारे में ही सोच रही थी। कुछ देर बाद जैसे ही अंजलि ने विहान को चाय दी, विहान ने अपना लॉकेट निकाला। विहान ने पूरी तरह से नाटक करते हुए उसे चाय के ऊपर घुमाया। लॉकेट घुमाते हुए विहान के मन में कुछ और ही चल रहा था। अगर मैंने अंजलि को इंप्रेस कर लिया तो शायद वो मुझे बड़े ग्राहक से मिलवा दे। लॉकेट चाय के ऊपर गोल क्लॉकवाइज घूमा। विहान ने मुस्कुराते हुए लॉकेट अपनी जेब में रखा और कहा, चाय एकदम बढ़िया है। अंजलि ने मुस्कुरा दिया। वो इंप्रेस हो चुकी थी। मुस्कुराते हुए वो वापस अपने रिसेप्शन एरिया पहुंच गई। अंजलि की नजर खिड़की के पास गई। वहां एक महिला खड़ी थी जो खिड़की से बाहर झांक रही थी। रिसेप्शन पर किसी को न देखकर वो महिला खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई थी। उसकी सूनी आंखें उस धुंधली सड़क को ताक रही थी। उसकी सांसें भारी थी और माथे पर पसीने की कुछ बूंदें जमी थी, जो चिंता और थकावट दोनों का निशान थी। आसपास जीवन चल रहा था। बच्चे खेल रहे थे। लोग अपनी दिनचर्या में बिजी थे।
लेकिन उस महिला के भीतर सब कुछ ठहरा हुआ था। उसकी आंखों में उदासी झलक रही थी। अंजलि ने अपनी आदत के अनुसार पूछा, गुड आफ्टरनून मैडम, क्या आप इस भविष्यवाणी मंडली को ज्वाइन करना चाहती हैं या सिर्फ भविष्यवाणी करवाना चाहती हैं? उस महिला ने आगे आते हुए कहा, मेरा नाम अलका है और मुझे भविष्यवाणी करवानी है। अंजलि ने पैम्फलेट उठाकर उस महिला को थमाते हुए कहा, आप इनमें से किसी भी भविष्यवक्ता को चुन सकती हैं। अलका उदास मन से उस लिस्ट को देखने लगी, लेकिन अपनी परेशानी में वो कोई नाम चुन नहीं पा रही थी। अंजलि की तरफ देखते हुए अलका ने पूछा, क्या आप इनमें से किसी की सिफारिश कर सकती हैं? अंजलि ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मैं आपको ये सुझाव दूंगी कि आप इनसे भविष्यवाणी करवाएं। अलका ने पैम्फलेट पर नजर डाली और देखा कि अंजलि ने जिस नाम पर उंगली रखी थी वो नाम था विहान दीक्षित। विहान अखबार पढ़ने में व्यस्त था। तभी अंजलि ने हल्की आवाज के साथ विहान का ध्यान तोड़ा। मिस्टर विहान, मेरे पास एक कस्टमर है, महिला है। विहान सीधा हो गया। उसने मन ही मन सोचा, अरे वाह, मेरी पहली क्लाइंट। मुझे एक सफल अनंतयामी बनना है तो अपने दूरदर्शी की शक्तियों का अभ्यास करते रहना पड़ेगा। विहान के लिए दूरदर्शी अनंतयामी की शक्तियों का अभ्यास बहुत जरूरी था, क्योंकि ऐसे ही अपनी शक्ति को बढ़ाकर आगे के सीक्वेंस तक पहुंच सकता था और कालवेद के रहस्य तक पहुंच सकता था। विहान उस छोटे से कमरे में पहुंच गया जहां अलका उसका इंतजार कर रही थी। वो टेबल के पास बेचैन होकर एक तरफ से दूसरी तरफ टहल रही थी। विहान ने अलका को बैठने का इशारा करते हुए कहा, बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? अलका बैठ गई। एक चिंता के साथ उसने अपनी बात शुरू की। मुझे अपने पति पंकज के बारे में पता करना है। उनका साड़ियों और धोतियों का बिजनेस है। वो रामनगर गए थे ताकि वहां के मेले में अपने बिजनेस का प्रचार प्रसार कर सके। बोले थे 10 दिन में आ जाएंगे, लेकिन 1 महीना हो गया, वो वापस नहीं आए। मुझे अपने पति के बारे में पता करना बहुत जरूरी है। अलका की बात खत्म होते ही विहान ने पूछा, क्या आपके पास अपने पति की कोई चीज या ऐसी कोई चीज जो उन्होंने आपको उपहार दी हो? इससे मैं आपके पति की जगह जानने की कोशिश करूंगा। अलका ने अपनी एक चूड़ी निकालते हुए कहा, इससे नुकसान तो नहीं पहुंचेगा ना? उन्होंने पहली एनिवर्सरी पर दिया था। विहान ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मैं जानता हूं कि यह चूड़ी आपके लिए कितनी खास होगी। अलका ने वो चूड़ी विहान की हथेली पर रख दी। विहान ने उसे एक कागज और कलम दी। अब उनके जन्म की तारीख, समय और जगह लिख दीजिए, अगर पता हो। विहान ने उस जानकारी से अपनी भविष्यवाणी शुरू की। कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए विहान ध्यान में चला गया। वो ध्यान में खोता जा रहा था। अचानक उसके चेहरे का रिएक्शन बदलने लगा। चेहरे पर परेशानी छाने लगी। अलका विहान को देखकर घबराई जा रही थी। विहान ने अलका के डिटेल्स के आधार पर जो भविष्यवाणी देखी वो एक आने वाले संकट को दिखा रही थी। विहान अचानक अपने ध्यान से वापस लौटा और अलका की तरफ देखते हुए कहा, आपके पति अभी किसी मुश्किल में फंसे हैं। यह सुनकर अलका घबरा गई और पूछा, मुश्किल में? कौन सी मुश्किल में? विहान ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, वो जिस मेले में गए थे वहां कुछ तो खून खराबा हुआ है। ये सुनते ही अलका थोड़ी और बेचैन हो उठी। वो ठीक तो है ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? अलका की घबराहट देखकर विहान ने उसे शांत किया और कहा, घबराइए मत, वो जिंदा है। अलका की घबराहट खत्म नहीं हुई थी। उसने फिर पूछा, क्या आप ये यकीन के साथ कह सकते हैं? मैं बहुत परेशान हूं, बताइए ना, वो कैसे हैं? विहान ने अलका की हालत देखी और तय किया कि वो और आगे बढ़ेगा। विहान ने अपने गले को साफ करते हुए पूछा, ये पता लगाने के लिए मुझे और गहराई से भविष्यवाणी करनी पड़ेगी, तो क्या आप थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर जा सकती हैं? अलका ने अपनी चूड़ी देखी, फिर विहान की बात पर भरोसा करके बाहर चली गई। विहान ने चूड़ी को कसकर पकड़ा और फिर से ध्यान में चला गया। तभी उसे अपने ध्यान में कुछ दिखने लगा। विहान ने देखा कि आकाश में काले बादल मंडरा रहे थे और जमीन की मिट्टी खून से सनी थी। मेले में अफरा तफरी का माहौल था। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे। जमीन पर कई लाशें पड़ी थी। चारों तरफ चीख पुकार का माहौल था। विहान का दिल तेजी से धड़कने लगा। घबराहट में उसके हाथों की मुट्ठियां कस गई। तभी उसकी नजर एक टेंट के अंदर छुपे हुए एक आदमी पर गई, जो बाहर के हमले से बचने की कोशिश कर रहा था। विहान को उस चूड़ी के प्रभाव से पता चल गया कि टेंट के अंदर छुपा हुआ आदमी अलका का पति पंकज था। पंकज के चेहरे पर मौत का डर साफ झलक रहा था। तभी अचानक कुछ भाले उस टेंट को चीरते हुए सीधे उसके पास आकर गिरे। विहान देखता रहा। पंकज अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश में जूझ रहा था।
तभी कुछ लोग आकर उस टेंट को फाड़ने लगे। वो इंसान नहीं लग रहे थे। सिर पर उगे सींग, आंखों की जगह काले गड्ढे, पूरे शरीर पर फोड़े, हाथ और पैरों के बड़े जानवर जैसे नाखून उन्हें सच में जानवर बना रहे थे। वो एक अजीब प्राणी थे। टेंट पूरी तरह से फट गया था। वो अजीब प्राणी अंदर आने लगे। पंकज वहां से भागा, लेकिन ठोकर खाकर गिर गया। लोग उसे मारने के लिए बढ़ रहे थे। विहान ने एक झटके के साथ अपनी आंखें खोली। वो बड़बड़ाया, अलका के पति की जान खतरे में। फिर से चूड़ी को पकड़कर विहान ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में चला गया। इस बार विहान ने देखा कि अलका का पति जमीन पर घिसटता हुआ जान बचाने की कोशिश कर रहा था। पंकज तेजी से घिसट रहा था, साथ ही साथ पीछे भी देखता जा रहा था। वो अजीब प्राणी उसके पीछे ही आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उस मेले में कोई भारी खून खराबा हुआ है। विहान अपने ध्यान को लगाए पंकज को मौत के नजदीक देख रहा था। उसने कुछ मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। उसे कैसे भी पंकज की जान बचानी थी। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे देवी, पंकज की जान बचा दो। प्रार्थना करते ही विहान ने महसूस किया कि वो उस मेले के बीच ठीक पंकज के सामने था। पंकज लगभग बेहोश हो चुका था। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर से खून बह रहा था। अजीब सी शक्ल और शरीर वाले प्राणी उसकी तरफ बढ़ रहे थे, उसे पूरी तरह मारने के लिए। विहान ने तुरंत देवी का जाप करते हुए पंकज को उठाया और आगे की तरफ भागने लगा। विहान के पास ये ताकत कहां से आई उसे भी पता नहीं चल रहा था, लेकिन विहान उस मेले से दूर आ चुका था। विहान ने पंकज को एक पेड़ के नीचे लाकर बिठा दिया। पंकज बुदबुदा रहा था, अलका, आऊंगा, वापस आऊंगा। तुमने जो सत्तू की पूरी दी थी ना, वो खा लिया था। तुमने जो कान के झुमके मंगवाए थे, वो लेकर आया हूं। विहान पंकज और अलका का प्यार देख मुस्कुरा रहा था। पंकज को धीरे धीरे होश आने लगा था। विहान ने पंकज की जान बचा दी थी। विहान को ध्यान से अब वापस आना था। उसने मंत्रों का जाप किया। अगले ही पल विहान वहां नहीं था। लेकिन ये क्या? विहान भविष्यवाणी मंडली की जगह कहीं और पहुंच गया था। वो अब एक पहाड़ की चोटी पर बने एक भव्य महल में था। अगले ही पल विहान का दम घुटने लगा। विहान बड़बड़ाया, मैं कहां आ गया हूं? ये तो मेरी भविष्यवाणी का हिस्सा नहीं है, ये कुछ और है। वो महल वीरान था, जैसे कई सालों से कोई वहां नहीं आया हो। दरवाजे सड़े हुए थे, किसी भी वक्त गिर सकते थे। तभी उसकी नजर एक सिंहासन पर गई, टूटा फूटा लेकिन कभी भव्य रहा होगा। वो बड़ा होता जा रहा था, या शायद नजदीक आता जा रहा था। विहान घबराते हुए फिर से सोचने लगा, मैं यहां क्यों आया हूं? फिर उसे महसूस हुआ कोई उसे देख रहा है। उसने तुरंत पलट कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। और जैसे ही वो दोबारा मुड़ा, उस सिंहासन पर सैकड़ों बिच्छू रेंग रहे थे। वो कांप रहा था। बिच्छू धीरे धीरे रेंगते हुए विहान की ओर बढ़ रहे थे। विहान लड़खड़ाते हुए नीचे गिर पड़ा। कुछ बिच्छू उसकी टांगों पर चढ़ गए थे, कुछ उसकी बाहों पर और कुछ सीधे उसकी छाती पर आकर जम गए। विहान की हालत खराब होती जा रही थी, जख्म बनने लगे थे, उसकी सांस अटक रही थी। विहान ने अपना मुंह खोला चीखने के लिए, लेकिन कुछ बिच्छू सीधे उसके होंठों के बीच से उसके मुंह के अंदर घुस गए। उसकी आवाज गले में अटक गई। विहान की आंखें लगभग बाहर निकलने को थी। क्या वो बिच्छू आज विहान की जान ले लेंगे? क्यों हो रहा है विहान के साथ ऐसा बार बार? क्या मंदार विहान के आसपास ही है? जानने के लिए सुनिए इस रोमांचक कहानी का अगला एपिसोड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।